तुम एक लड़की हो या आदमी, पर तुम ये इमेजिन करके देखो कि तुम अपने पूरे फैमिली के साथ कश्मीर के पहाड़ियों पर घूमने जाते हो और वहाँ एंजॉय करते करते तुम पूरे फैमिली को लेके एक हरे भरे ग्राउंड में आराम से बैठ जाते हो। पर तभी कुछ लोग आते हैं और तुम्हारे माथे पे गन रख के तुम्हें पूरे परिवार के सामने अपनी पैंट उतारने को कहते हैं, बस ये जानने के लिए कि क्या तुम हिंदू हो या मुस्लिम। और अगर तुम अपने परिवार के सामने ये शर्मनाक हरकत करने से मना कर देते हो। ऐसा ही कुछ हुआ पहलगाम के बेसारन वैली में, पर ये तो बस एक ही हादसा था। ऐसे कई सारे मासूमों ने इस अटैक में अपनी जान गंवा दी, जो कि बस कश्मीर घूमने आए थे। वैसी इंडियन नेवी विनय नरवाल, जिनकी शादी 6 दिन पहले ही 16 अप्रैल को हिमांशी के साथ हुई थी, वो दोनों हनीमून मनाने के लिए कश्मीर आए थे। एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना गया कि ये अपने पति के साथ भेलपूरी खा रहे थे, पर तभी एक आदमी आया। उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, और ये कहते ही उसने उन्हें गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो वहाँ के लोकल्स थे, उन्होंने वहाँ के लोगों को खच्चरों पर बैठाकर वापस लाने में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया गया। आखिर ये सब किया कैसे गया, आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज की इस वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले आगे मैं जो भी कहूंगा वो सब कुछ न्यूज और आर्टिकल्स के बेस पर ही कहूंगा, तो तुम्हें सारे सोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। 22 अप्रैल 2025 लगभग 2:45 पर 5 से 7 टेररिस्ट का ग्रुप, जिन्होंने मिलिट्री स्टाइल के कपड़े और कुछ कुर्ता और पजामा पहन रखा था, और इन्हीं के साथ उनके पास कुछ एडवांस मिलिट्री वेपन्स थे, जैसे कि AK-47, M4 कार्बन राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट और कुछ मैगजीन्स भी साथ में रखी थी। और खाने के लिए इनके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स और मेडिसिन का स्टॉक भी था, जो इन्हें जंगल में सर्वाइव करने के लिए काफी जरूरी थे। और उन्होंने अपने हेलमेट में कुछ कैमरेस लगवाए थे, जिससे आगे होने वाला पूरा अटैक रिकॉर्ड कर सके। अब देखो, ये जो 5-7 लोग हैं, इनमें से कुछ का नाम है आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई जिसे लोग थाला भाई भी बुलाते थे, हासिम मूसा जिसे सुलेमान कहा जाता था, आदिल गुरी और हसान। अब देखिए, इनमें से जो आदिल हुसैन ठोकर है, इसके बारे में कुछ अजीब है, क्योंकि इसने अपनी शुरुआती दिनों की पढ़ाई यही कश्मीर में पूरी की थी, और फिर बाद में ग्रेजुएशन पूरी हो जाने के बाद वो यहाँ पास ही में लोकल स्कूल में टीचर बन के पढ़ाने लगा था। पर ईयर 2018 आते आते वो कश्मीर से POK चला गया, जिसके बाद उसने अपने फैमिली से सारा कॉन्टेक्ट तोड़ दिया और लश्कर ताइबा को ज्वाइन कर लिया था। और यही वो पल था जहाँ वो हासिम मूसा से मिला। अब आदिल जो है वो कई बार बॉर्डर क्रॉस करके बीच बीच में कश्मीर आता जाता रहता था, और इन सबके बीच उसने बेसारन वैली को विजिट किया, जिसमें उसने टूरिस्ट का रूट्स, एंट्रीज और जिपलाइन एरिया का डिटेल्ड सर्वे किया। और अटैक के करीब 1-2 हफ्ते पहले उन्होंने फाइनल रूट चेक किया, जिसमें इन्होंने एस्केप रूट्स और कई सारी इंफॉर्मेशन लेके वापस चले गए। इसमें से आदिल गुरी अनंतनाग में रहता था, और वैसे ही हसन पुलवामा का रहने वाला था। इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही 2018 में LOC क्रॉस करके कश्मीर से पाकिस्तान जाके लश्कर ताइबा को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जो हासिम मूसा था, ये पहले से पाकिस्तानी आर्मी का एक स्पेशल पैरा कमांडो था, और ये पहले भी ऐसे ही कई सारे हमलों को अंजाम दे चुका था, जैसे कि अक्टूबर 2024 का अटैक जो गांदरबल इलाके में हुआ था, या फिर बारामुल्ला का अटैक। इन सब में हासिम मूसा शामिल था। लेकिन वही अली भाई जिसे लोग थाला भाई भी बोलते थे, वो प्रोबेबली मुजफ्फराबाद या कराची से ही रहता था, पर इसका इस मिशन में कुछ काम नहीं था। लेकिन इसने जो वेपन्स की ट्रेनिंग ली थी, जिससे वो काफी अच्छा शूटर बन गया था, इसी को देखते हुए उसे इस मिशन में शामिल कर लिया गया था। दूसरी तरफ लश्कर ताइबा का टॉप मेंबर सैफुल्लाह कसूरी, इसने TRF के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था कि किस तरह कौन कहां से आएगा और कहां अटैक होंगी, वापस कैसे आना है, और बहुत सारे प्लान इन्होंने बना के रखा था। देखिए, अब जो कश्मीर की बेसारन वैली है, ये इन लोगों ने काफी सोच समझ कर टारगेट किया था, क्योंकि ये काफी पहाड़ियों वाला इलाका था, जिससे यहाँ केवल पैदल या खच्चरों का इस्तेमाल करके आया जा सकता था। दूसरा, इसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता था, जहाँ दिन में कई सारे टूरिस्ट अलग अलग जगह से घूमने आते थे। इन आतंकवादियों को यहाँ काफी एडवांटेज दिखा, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी देर लग जाती, और खास बात यह ये थी कि इस पूरे इलाके में काफी भीड़ भाड़ रहती थी। इन्हीं सब चीजों को देख के आतंकवादी इस लोकेशन को फाइनल कर देते हैं।
और सारे फोटोज और वीडियो दिखा के समझाया जाता है कि कौन कहाँ अटैक करेगा, अटैक करने का तरीका क्या होगा, और ये सारी चीजें टीवी पे और गूगल इमेजेस को दिखा के समझाई गई कि किस लोकेशन पे जाना है और वहाँ कितनी भीड़ होंगी। अब जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन और प्लान रेडी हो जाता है, अब ये सारे लोग बैठ के अटैक किस दिन होने वाला है इस दिन का इंतजार कर रहे थे। और डेट आती है 22 अप्रैल 2025। डेट आते ही सारे अटैकर्स खुश हो जाते हैं कि फाइनली 22 अप्रैल को जाके हमें वहाँ अटैक करने मिलने वाला है। तो अगले दिन उन लोगों का लीडर आता है, उन्हें कुछ वेपन्स दिए जाते हैं, मिलिट्री के कपड़े और कश्मीरी कपड़े दिए जाते हैं, और साथ ही में बुलेट प्रूफ जैकेट और खाने के लिए कुछ मेडिसिन और ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं जो उन्हें जंगल में सर्वाइव करने के लिए जरूरी थे। लेकिन साथ ही में उन्हें कुछ हेलमेट्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर उन लोगों ने कैमरे लगा दिए थे जिससे वो आगे होने वाला पूरा अटैक रिकॉर्ड कर सके। अब ये सारी चीजें देने के बाद लास्ट में उन्हें बोला जाता है कि वहाँ पे जब आप जाओगे तो तुम्हें वहाँ बहुत सारी भीड़ मिलेंगी, तो कोशिश करना कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोगों को मारने की। अब यहाँ तक सारे अटैकर्स को निकलने के लिए रेडी कर दिया जाता है। एक बार मैं आपको फिर से नाम रिपीट कर देता हूँ। आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई जिसे लोग थाला भाई भी बुलाते थे, हासिम मूसा जिसे सुलेमान कहा जाता था, आदिल गुरी और हसान। अब अगले दिन ये लोग बिना टाइम वेस्ट किए कश्मीर के लिए रवाना हो जाते हैं। रात के वक्त पीओके का बॉर्डर क्रॉस करके ये चुपके से कश्मीर घुस जाते हैं। इनफैक्ट अटैक के कुछ ही दिन पहले 16 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. और हम अपने कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जिसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को ये सारी बात अटैक के पहले ही पता चल जाती है, जिससे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है कश्मीर में। इनफैक्ट स्पीच के अगले दिन ही पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कुछ बड़े एक्शंस लिए थे, जैसे कि 1972 की फेज डील शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया और सारे ट्रेड्स जो कि इंडिया के साथ हो रही थी उसे रोक दिया जाता है। ये भी कहा कि कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि फ्लाइट्स को अब एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा जो कि इंडिया से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पुलिस उस टाइम पे इसे इतना सीरियसली नहीं लेती है। अगर उसी टाइम पे पुलिस ने कुछ एक्शन ली होती तो शायद ये अटैक रुक भी सकता था। तो अब देखिए, ये जो ग्रुप होता है ये काफी घने जंगलों में से पहलगाम के बेसरन वैली की तरफ बढ़ रहे थे और इन्होंने वहाँ पहले से OGWS का नेटवर्क बना के रखा था जिसका फुल फॉर्म होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स। जहाँ इन वर्कर्स का काम होता है टेररिस्ट को लॉजिस्टिक में सपोर्ट करना और कई सारी छोटी छोटी चीजों में इन आतंकवादियों की हेल्प करना, जैसे कि कैश, शेल्टर और कई सारी छोटी चीजों में आतंकवादियों का हेल्प करना। आदिल ने यहाँ आके पहले से OGWS का नेटवर्क बना के रखा था जो कि वही कश्मीर के रहने वाले थे। वो उन्हें शेल्टर, खाना और वेपन्स प्रोवाइड कर रहे थे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 15 लोकल्स OGWS ने इन टेररिस्ट को लॉजिस्टिक में मदद की और इन सब के बीच उन्होंने एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं किया था, जिससे इंडियन अथॉरिटीज को उन्हें ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। वो लोग वही शेल्टर में रुक जाते हैं और पूरी रात बैठ के हंसी मजाक करते हैं और प्लान रिवाइज करते हैं कि किस तरह कल हमें हमला करना है। और अब अगले दिन वो डेट आने वाली थी जब इस पूरे हमले को अंजाम दिया जाने वाला था, यानी 22 अप्रैल 2025। सुबह सारे लोग उठ के खुश होते क्योंकि आज वो दिन था जिस दिन पूरा हमला प्लान के मुताबिक होने वाला था। लेकिन हमले से पहले वो लोग नमाज वगैरह पढ़ के पूरी तरह से अटैक के लिए रेडी होके वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब देखिए, आमतौर पर ये जो कश्मीर की बेसरन वैली है इसे जून जुलाई में खोला जाता है, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मीटिंग में दूसरी पॉलिटिशियन पार्टी को बताया कि बिना किसी पुलिस के अप्रूवल की इस बेसरन वैली को खोला गया था टूरिस्ट के लिए। जैसा कि तुम्हें इस गूगल रिव्यूज में दिख रहा होगा कि किस तरह टूरिस्ट 1-2 महीने पहले उस इलाके में घूमते हुए दिख रहे हैं और बस 2 दिनों में वहाँ 1000 से ज्यादा टूरिस्ट विजिट कर चुके थे। लेकिन वही दूसरी तरफ अब बेसरन वैली में काफी सारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे। उनमें से एक विनय नरवाल, जिनकी शादी 6 दिन पहले 16 अप्रैल को हिमांशी के साथ हुई थी। दोनों कश्मीर हनीमून मनाने के लिए आए थे। और वैसे ही कांतारा के मिस्टर राव ये पिछले 6 साल से कर्नाटका के बाहर कभी भी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने नहीं गए थे, लेकिन वो हमेशा कश्मीर जाना चाहते थे। उनके लिए मानो कश्मीर एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी। जैसे उनके बेटे के 12th के एग्जाम खत्म होते हैं तो उनकी फैमिली काफी खुश थी क्योंकि अब फाइनली काफी सालों के बाद वो अपने सपनों की जगह घूमने जाने वाले थे।
वहाँ जाके पूरे दिल से और खुले मन से अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो घोड़ों की सवारी कर रहे थे, छोटे छोटे नाव पे खुश होकर एंजॉय कर रहे थे। आप इस वीडियो में देख सकते हो। इतनी सारी मस्ती करने के बाद वो लोग थक हार के खुले मैदान में हरे भरे घास पे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आती है, जिसके बाद कई सारे मासूम लोग अपने पिता या अपना भाई या अपना बेटा हमेशा हमेशा के लिए खो देने वाले थे। अब तक वहाँ पूरे टेररिस्ट पहुंच चुके थे। जैसे लोगों ने वो आवाज सुनी, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन तभी और एक आवाज आती है। ये आवाज दर्द से भरी थी, जो कि एक मासूम आदमी की थी। वो अपने परिवार के सामने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा था। तभी पीछे से एक और आवाज आती है। मिस्टर राव देखते हैं कि उनके सामने उनकी मौत खड़ी है। वो मौत उन्हें पूछने लगती है कि क्या तुम हिंदू हो या मुस्लिम। जैसे मिस्टर राव ने हिंदू कहा, वैसे ही वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उनकी पत्नी, बच्चे अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। वो लोग हार के रोते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मैं और मेरा बेटा जी के क्या करेंगे। तुम खुद सोच के देखो कितना मुश्किल रहा होगा अपने आंखों के सामने अपने पिता और पति को आखिरी सांस लेते हुए देखना। पर अब सबको समझ आ चुका था कि यह क्या हुआ है। चारों तरफ बस मौत की चीखें और दर्द की आवाज गूंज रही थी। सारे लोग बचने के लिए इधर उधर छुप रहे थे, पर वो आतंकवादी उन्हें भी मार देते हैं। ऐसा करके करीब 26 मासूमों ने इस अटैक में अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस बार क्या जरूरत थी लोगों को पहले उनका धर्म पूछने की, और अगर हिंदू होंगे तो जान से मार देने की। वैसे मंजुनाथ, जब इन्हें टेररिस्ट ने मार दिया तो उनकी बीवी कहती है कि अब मुझे भी मार दो। लेकिन वो टेररिस्ट कहते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, ताकि तुम मोदी को बता सको कि हमने इधर क्या किया है। ये जो पूरी फायरिंग है ये लगभग 20 से 30 मिनट तक चलती है। जो लोग वहाँ से बच के निकले उन्होंने बताया कि करीब 30:40 पर वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पहुंचे, यानी कि अटैक के करीब 1.5 घंटे बाद। पर इस समय तक सारे टेररिस्ट जंगलों में जाके छुप जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उस समय सऊदी अरेबिया में थे। उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल करवाई और भारत वापस आए, और वो अमित शाह को कहते कि तुरंत उधर कश्मीर पहुंचे। अमित शाह कई सारे ऑफिसर्स के साथ वहां पहुंचे, और अब तक रात हो चुकी थी। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। पर तभी टेलीग्राम पे एक मैसेज आता है। ये मैसेज था लश्कर तैयबा का शैडो ग्रुप TRF का, यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट। ये एक टेररिस्ट ग्रुप होता है जिसने इस अटैक की पूरी जिम्मेदारी ली। इस मैसेज में लिखा था कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद करीब 90,000 से ज्यादा आउटसाइडर्स कश्मीर में आ गए थे, जिससे यहाँ एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, और इसीलिए हम वायलेंस करेंगे उन लोगों के ऊपर जो इधर आए थे। और अब तक प्रधानमंत्री मोदी इंडिया वापस लौट चुके थे, और आते ही उन्होंने इसके खिलाफ कई सारे बड़े स्टेप उठाए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक 3 स्केचेस रिलीज भी कर दी थी, और इसी के अलावा सिक्योरिटी एजेंसी ने भी एक इमेज रिलीज कर दी थी, और इन टेररिस्ट के ऊपर पूरे 20 लाख का इनाम रख दिया जाता है। पर वही दूसरी तरफ ये सारे आतंकवादी अभी तक जंगलों में ही कहीं छुपे थे। इनफैक्ट 28 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन टेररिस्ट को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था साउथ कश्मीर में, जहाँ पुलिस वगैरह भी इन पे अटैक करती है। लेकिन ये लोग जंगलों में भाग जाते हैं। इसके बाद वो लोग हपटनर के जंगलों में स्पॉट हुए थे, लेकिन फिर से जंगलों का इस्तेमाल करके वो लोग बच निकले। अब इसके बाद वो लोग कुलगांव के जंगलों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तब तक पुलिस उनका पीछा करते करते आ जाती है और उनके ऊपर काफी हेवी अटैक करने लगती है। तो ये लोग भाग के अपोजिट डायरेक्शन में त्राल राइट के पहाड़ियों के पास चले जाते हैं, और आखिरी बार ये लोग कोकररांग के पास दिखाई देते हैं। अब यहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस को इन अटैकर्स को पकड़ना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये काफी सोच समझ के अपने मूवमेंट बदल रहे थे। कुछ ऑफिशियल्स कहते हैं कि आमतौर पर टेररिस्ट लोगों को कांटेक्ट या फिर गांव के लोगों से खाना वगैरह मांगते हैं, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन ये जो टेररिस्ट थे वो ये भी नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जब इन्हें भूख लगी थी तो इन्होंने रात के वक्त एक गाँव वाले के घर जाके खाना चुराया। लेकिन जब तक वहाँ पुलिस आती तब तक वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। लेकिन अब मुश्किल ये आ गई थी कि जो किश्तवाड़ के पहाड़ है उधर इस बार काफी कम बर्फ गिरी थी, और इसी वजह से वो जो टेररिस्ट है वो जम्मू के साइड इजीली निकल जाते हैं। और इनके लिए एक और एडवांटेज था, क्योंकि वहाँ के जंगल काफी घने होते हैं और वो आतंकवादी वही जंगल में छुप जाते हैं। इनफैक्ट जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि ये जो टेररिस्ट है वो अभी भी साउथ कश्मीर में कहीं छुपे है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इन सब बातों का सोर्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए ये लोग जो है ये बस इंडिया को आपस में जात धर्म पे लड़ाना चाहते हैं, जिससे हमारा इंडिया अंदर से कमजोर हो जाए। लेकिन हम भारतीय ऐसा होने नहीं देंगे। आप सभी लोग ये एक चीज समझ लीजिए, आप जो आम हिंदू, आम मुस्लिम,
सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या चाहे आप ब्राह्मण हो, राजपूत हो या दलित हो, चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी हो, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि हिंसा चाहे धर्म पे हो या जाति पे, भाषा पे हो या हिंसा चाहे किसी भी और आधार पर हो, हिंसा चाहे जो भी करे, हर एक इंसान किसी न किसी अगर मगर के बिना आलोचना करे, फिर चाहे वो पहलगाम के आतंकी हमला ही क्यों ना हो या फिर पैलेस्टीन के लोगों का मारे जाना हो, चाहे वो जातिवाद के नाम पे हिंसा हो या मराठी ना बोलने आने पर या कनाडा ना बोलने आने पर लोगों का पीटना हो, किसी न किसी अगर मगर के बिना आलोचना करे। हमारे स्कूल में हर दिन एक प्रतिज्ञा होती है, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे आणि माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे। जब देश कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा करो, जब कुछ बुरा करे तो उसकी निंदा करो, यही हमारा काम है। लेकिन ये नफरती आतंकी लोग आप लोगों को भड़काएंगे कि उन लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन याद रखना दोस्तों, हमें भड़कना नहीं है। ये अस वर्सेस देम यानी कि हम लोग वर्सेस वो लोग। हमें इस जहरीले प्रोपोगेंडा से बाहर निकलना है। हम भारत के लोग, हमारी डिमांड है कि सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स को, टेरर एलिमेंट्स को जेल में डाल दिया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो बाकी लोग है, याद रखना हमें इस सिचुएशन में साथ रहना है, देश में शांति और तरक्की ले आनी है। इसीलिए जोर से कहिए भारतीय एकता जिंदाबाद। इस आतंकी के खिलाफ, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ जोर से कहिए भारतीय एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।